सोचिए एक अदालती मामला जो तब शुरू हुआ जब भारत एक नया गणराज्य ही था। एक ऐसा केस जो 1951 से चल रहा है। आज 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और वो आज भी किसी कोर्ट की फाइल में फैसले का इंतजार कर रहा है। आज हम भारत की न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। अदालतों में दशकों से लंबित पड़े मामले, हमारे पास इंडियाज एज्ड केसेस द जुडिशियल पेंडेंसी क्राइसिस नाम के दस्तावेज से कुछ जरूरी जानकारी और आंकड़े हैं जो हमें समस्या की गहराई दिखाते हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझना है। ये सिर्फ नंबर नहीं है। सही बात है। हम देखेंगे कि इन देरी के पीछे क्या कारण है और सबसे जरूरी, इसका हमारे और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सब को समझने के लिए शुरुआत हाईकोर्ट से करते हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं वो पहली नजर में ही काफी चौंकाने वाले हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी 25 हाईकोर्ट्स में कुल लंबित मामलों में से 51% मामले 51%? हाँ, 51% मामले 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब आधे से ज्यादा। बिल्कुल, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर हम इन 51% के अंदर झांक कर देखें तो तस्वीर और भी परेशान करने वाली हो जाती है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि इनमें से करीब 25.9% मामले 5 से 10 साल पुराने हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 24.8% मामले 10 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि हाई कोर्ट में हर 4 में से एक मामला 1 दशक से ज्यादा पुराना है। बिल्कुल। 1 दशक? जरा सोचिए, 10 साल में एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करके लगभग हाई स्कूल पहुंच जाता है, और यहाँ एक केस वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है। बात और भी गंभीर हो जाती है जब हम उन मामलों को देखते हैं जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 30 साल से भी ज्यादा? हाँ, एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसे करीब 62,000 मामले अलग अलग हाई कोर्ट्स में अटके हुए हैं। 62,000? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 62,000 कहानियां हैं, परिवार हैं, जिंदगियां हैं जो न्याय का इंतजार कर रही हैं। किसी का जमीन का विवाद होगा, किसी का पेंशन का मामला, किसी का कोई और हक जो बस फाइलों में दबा पड़ा है। और जैसा कि आपने शुरू में ही जिक्र किया, कुछ मामले तो असाधारण रूप से पुराने हैं। हाँ, 1951 वाला। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 1951, 1952, 1954 और 1955 से चले आ रहे केस आज भी मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सोचने वाली है। इसका एक मतलब ये भी है कि न्याय व्यवस्था एक तरह से टाइम मशीन में फंस गई है। टाइम मशीन? ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि 1951 का केस आज 2025 के कानूनों और सामाजिक मूल्यों के हिसाब से देखा जा रहा है। अच्छा। जिस जज के सामने ये केस आ जाता है वो उस समय की परिस्थितियों को कैसे समझेगा? तब के गवाह शायद जिंदा ही ना हो। सही बात है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का 70 साल का इंतजार नहीं है। ये 2 अलग अलग भारत के बीच का टकराव है जो एक ही कोर्ट रूम में हो रहा है। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो क्या ये समस्या पूरे देश में एक जैसी है या कुछ राज्यों में हालत ज्यादा खराब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हमारे स्रोतों से पता चलता है कि ये बैकलॉग अलग अलग हाईकोर्ट्स में बहुत असमान है। मतलब एक जैसा नहीं है? नहीं, कुछ हाईकोर्ट्स में स्थिति ज्यादा गंभीर है, जहां 60% से भी ज्यादा लंबित मामले 5 साल से पुराने हैं। अच्छा। तो इसका मतलब है कि आप देश के किस हिस्से में हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि आपको न्याय कितनी जल्दी या कितनी देर से मिलेगा। ये हाई कोर्ट के आंकड़े तो वाकई डरावने हैं, लेकिन मेरा दिमाग उस आम इंसान की तरफ जा रहा है जिसका पहला सामना तो जिला और तालुका अदालतों से होता है। बिल्कुल। जहां रोजमर्रा के मामले जाते हैं, वहां क्या कहानी है? क्या वहां भी यही हाल है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। निचली अदालतों में तस्वीर थोड़ी अलग है, लेकिन वो भी अपनी चुनौतियां बताती हैं। कैसी चुनौतियां? 2023 के आंकड़ों के अनुसार निचली अदालतों में करीब 73.7% मामले, यानी लगभग 3.24 करोड़ मामले 5 साल से कम पुराने हैं। अच्छा, 73.7% 5 साल से कम पुराने। तो पहली नजर में ये हाई कोर्ट के 49% के मुकाबले तो काफी बेहतर लगता है। हाँ।
तो क्या ये एक अच्छी खबर है? हाँ, पहली नजर में बेहतर लगता है, लेकिन यहाँ हमें स्केल यानी पैमाने को समझना होगा। स्केल का क्या मतलब? निचली अदालतों में मामलों की कुल संख्या इतनी विशाल है, इतनी ज्यादा है कि छोटे प्रतिशत भी बहुत बड़ी संख्या बन जाते हैं। अच्छा। जैसे लगभग 17.2% मामले 5 से 10 साल पुराने हैं और 9.1% 10 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं। जब हम करोड़ों मामलों की बात कर रहे हैं तो 9% का मतलब भी लाखों केस होता है जो 1 दशक से ज्यादा से अटके हुए हैं। और उन मामलों का क्या जो 30 साल से भी पुराने हैं? क्या निचली अदालतों में भी ऐसी स्थिति है? हाँ, बिल्कुल है। हालांकि उनका प्रतिशत सिर्फ 0.24% है, जो सुनने में बहुत ही कम लगता है ना? हाँ, 0.24% तो कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जब हम इसे निचली अदालतों में कुल 4.4 करोड़ लंबित मामलों के संदर्भ में देखते हैं, तो ये 0.24% भी 1 लाख से ज्यादा मामले बन जाते हैं। 1 लाख? 1 लाख परिवार जिनकी लड़ाई पीढ़ियों से चल रही है। यहाँ कुल मामलों का अंबार इतना बड़ा है कि एक छोटा सा हिस्सा भी हजारों लोगों की जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये आंकड़े तो दिमाग सुन करने वाले हैं। एक आम इंसान सोचेगा कि आखिर हम इस हाल में पहुंचे कैसे? ऐसा तो नहीं है कि ये समस्या रातों रात खड़ी हो गई होगी। क्या ये सिर्फ डजरों की कमी का मामला है या कहानी और भी गहरी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई बड़े और व्यवस्था से जुड़े कारण हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है जजों और कोर्ट स्टाफ की भारी कमी। हमारे स्रोतों के मुताबिक कई अदालतों में स्वीकृत पदों के मुकाबले बहुत कम जज काम कर रहे हैं। एक मिनट, जब हम कमी की बात करते हैं तो ये कितनी बड़ी है? क्या हमारे पास कोई अंदाजा है कि कितने पद खाली हैं? 10%, 20%? ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और लॉ कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक हमें प्रति 10 लाख लोगों पर जजों की संख्या को काफी बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा। और हम उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। जब काम करने वाले ही कम होंगे तो मामले निपटने की रफ्तार अपने आप बहुत धीमी हो जाती है। ये तो उस कन्वेयर बेल्ट जैसा लगता है जो रुक ही नहीं रहा, और आप सामान उठाते जा रहे हैं पर पीछे से और ज्यादा सामान आता जा रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और यही हमारा दूसरा बड़ा कारण है, ओवरलोड। काम का बोझ? हाँ, काम का अत्यधिक बोझ। पुराने मामले खत्म होते नहीं और हर रोज हजारों नए मामले दर्ज होते रहते हैं, जिससे बैकलॉग बढ़ता ही जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप जितना काम करते हैं उससे ज्यादा काम आपके पास आ जाता है। पुराने मामलों का ढेर बस बड़ा और बड़ा होता रहता है। और कुछ मामले तो शायद खुद ही बहुत जटिल होते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर मामला सीधा साधा हो। बिल्कुल। और वकीलों की भी तो अपनी तरकीबें होती होंगी, तारीख पर तारीख लेने की, जैसा हमने फिल्मों में भी देखा है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। तीसरा कारण यही है। अच्छा। कुछ मामलों में तथ्य बहुत उलझे हुए होते हैं, कई पक्ष होते हैं और बार बार सुनवाई या स्थगन यानी एडजर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रक्रियात्मक देरी भी एक बड़ी वजह है। जैसे गवाहों या पक्षों का सुनवाई के लिए मौजूद न होना या किसी जरूरी दस्तावेज का इंतजार करना। ये सब चीजें खासकर बहुत पुराने मामलों को और धीमा कर देती हैं, क्योंकि समय के साथ सबूत या गवाह जुटाना और भी मुश्किल हो जाता है। ये तो वाकई एक दुष्चक्र जैसा लगता है। एक समस्या दूसरी को जन्म दे रही है। और हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें तो एक बहुत ही गंभीर भविष्यवाणी भी की गई है। हाँ। ये कहा गया है कि अगर बड़े सुधार नहीं किए गए तो कुछ हाई कोर्ट्स को अपना बैकलॉग खत्म करने में दशकों, यहाँ तक कि कुछ सबसे खराब मामलों में 100 साल भी लग सकते हैं। 100 साल? 100 साल? ये तो मजाक लग रहा है। ये भविष्यवाणी भले सुनने में अविश्वसनीय लगे, पर ये इस संकट की गंभीरता को दिखाती है। सही बात है। ये बताती है कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके, बल्कि इसके लिए व्यवस्था में बुनियादी और बड़े बदलावों की जरूरत होगी। ठीक है, हमने आंकड़े देखे, कारण समझे, लेकिन दिन के आखिर में इसका एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि 51% मामले 5 साल से ज्यादा पुराने हैं या कोई केस 70 साल से चल रहा है, तो इसका लोगों के न्याय पाने के अनुभव पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा सा मतलब है न्याय में देरी, और अक्सर बहुत ज्यादा देरी। इसका मतलब है कि लोगों को अपने दीवानी, आपराधिक या संवैधानिक मामलों के अंतिम फैसले के लिए सालों या जैसा हमने देखा दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहावत यहाँ हकीकत बन जाती है। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। सोचिए, किसी ने 35 साल की उम्र में अपनी जमीन का केस किया। आज वो 65 के हैं, रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं,
पर वो जमीन आज भी उनकी नहीं है, वो बस एक केस नंबर बनकर रह गई है। इस देरी ने सिर्फ उनका पैसा नहीं, उनकी जिंदगी की 30 साल की शांति छीन ली। आपने इसे बहुत सही तरीके से समझाया है। और जो मामले 30 से 70 साल पुराने हैं, उनमें तो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्या? जो दस्तावेज में भी साफ तौर पर बताई गई है। हो सकता है कि मामले के मुख्य गवाह अब जिंदा ही ना हो, या सबूत समय के साथ खराब हो जाएं, या लोगों की याददाश्त धुंधली पड़ जाए। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न्याय की पूरी प्रक्रिया ही कमजोर पड़ जाती है। अदालत फैसला सुना भी दे तो क्या वो वाकई में सही न्याय होगा? और इसका न्याय व्यवस्था पर, भरोसे पर भी तो असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। अगर लोगों को पता हो कि फैसला आने में 20-30 साल लग सकते हैं, तो उनका सिस्टम पर यकीन कैसे बना रहेगा? लोग सिस्टम से भरोसा ही खो देते होंगे। निश्चित रूप से। और ये भरोसे की कमी सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहती। अच्छा? ये बैकलॉग न्यायपालिका पर भारी बोझ डालता है और समय पर न्याय मिलने में जनता के विश्वास को कम करता है। हमारे स्रोत में भी ये बात कही गई है। अक्सर होता ये है कि लोग लंबी लड़ाई से थककर असली समाधान से पहले ही हार मान लेते हैं या किसी अनुचित समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। उन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, कुछ न मिलने से तो बेहतर है कि कुछ मिल जाए, भले ही वो उनका पूरा हक ना हो। ये न्याय के सिद्धांत के ही खिलाफ है। तो आज हमने देखा कि भारत की अदालतों में लंबित मामलों का संकट कितना गहरा और बहुआयामी है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हाई कोर्ट्स में आधे से ज्यादा मामले 5 साल से पुराने हैं, और कुछ तो हमारे गणतंत्र की उम्र के बराबर हैं। हमने इसके पीछे जजों की कमी, काम के बोझ से लेकर प्रक्रियात्मक देरी जैसे कई कारणों को भी समझा। और सबसे जरूरी बात, हमने ये महसूस किया कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इंसानी कहानियां हैं, जहां न्याय का इंतजार पीढ़ियों तक खिंच जाता है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि हमने चर्चा के दौरान पाया, हमारे स्रोत में ये साफ बताया गया है कि ये बैकलॉग हर हाईकोर्ट में एक जैसा नहीं है। हाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम। बिल्कुल। कुछ में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जबकि कुछ में थोड़ी बेहतर। तो सोचने वाली बात यह है, क्या न्याय की पहुंच पूरे देश में हर नागरिक के लिए एक समान है? और अगर नहीं, तो एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा, ये इस बात पर क्यों निर्भर करना चाहिए कि वो देश के किस हिस्से में रहता है। सही बात है। क्या न्याय पाना एक तरह की लॉटरी नहीं बन गया है?